तो दोस्तों मूवी की कहानी सन 1986 यानी 1986 में शुरू होती है जब हम व्यूअर्स टीवी पे हैंड्स अक्रॉस अमेरिका की ऐड देखते हैं। अब जिन्हें हैंड्स अक्रॉस अमेरिका के बारे में नहीं पता उन्हें मैं संक्षिप्त में बता दूं कि 25 मई 1986 को अमेरिका में सचमुच में एक बेनिफिट इवेंट स्टेज किया गया था जहां तकरीबन 65 लाख लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के 15 मिनट के लिए ह्यूमन चेन बनाए थे। ये ह्यूमन चेन अमेरिका के सारे मेजर स्टेट से होकर गुजर रही थी और कई पार्टिसिपेंट्स लाइक एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन इत्यादि इस इवेंट के जरिए मनी भी डोनेट कर रहे थे। इस इवेंट को करके गरीबी और भूखमरी को मिटाने का मैसेज दिया जा रहा था और इस इवेंट से कलेक्ट हुए पैसे लोकल चैरिटीज़ को डोनेट किया गए थे। तो इसके बाद हम व्यूअर्स टीवी पे सांता क्रूज बीच की ऐड देखते हैं और मूवी के ठीक अगली सीन में हम व्यूअर्स एक बच्ची को अपने माता पिता के साथ सांता क्रूज बीच फेयर में एंजॉय करते देखते हैं। इस बच्ची का नाम एडिलेड था और एडिलेड के पिता बीच पे एक गेम खेल रहे थे जिसे जीतने के बाद उन्हें एक माइकल जैक्सन की टी शर्ट मिलती है और वो ये टी शर्ट एडिलेड को पहना देते हैं। तो बीच पे घूमते घूमते एडिलेड थोड़ा भटक जाती है और वो एक मिरर हाउस के पास पहुंचती है जिसके बाहर लिखा था फाइंड योरसेल्फ। एडिलेड इस मिरर हाउस के अंदर जाती है जहां उसे अपनी ही एक परछाई दिखती है, बट टू आवर शॉक ये परछाई नहीं बल्कि एडिलेड की एक डॉपलगैंगर थी। जी हाँ दोस्तों, अब जिन्हें डॉपलगैंगर का अर्थ नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि अगर कोई इंसान हूबहू आपकी तरह दिखता है तो उसे हम आपका डॉपलगैंगर कह सकते हैं। तो अपने जैसा सेम इंसान को देख एडिलेड वॉज इन शॉक और वो किसी तरह भागकर अपने पेरेंट्स के पास आ जाती है। इस घटना से छोटी एडिलेड को इतना शॉक लगा था कि वो बोल तक नहीं पा रही थी और एडिलेड के पेरेंट्स का कहना था कि सांता क्रूज बीच से लौटने के बाद उनकी बेटी एकदम बदल गई है। यहाँ सीन चेंज होती है जहाँ हम व्यूअर्स को पिंजरे में रखे कुछ खरगोश दिखते हैं। तो इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में आती है जहां एडिलेड अब बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी भी हो चुकी है। एडिलेड के पति का नाम गेव विल्सन था और उसके बच्चों का नाम जोरा और जेसन था। गेव वॉज प्लानिंग कि इस वेकेशन वो अपने परिवार के साथ सांता क्रूज बीच जाएंगे, लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एडिलेड को सांता क्रूज बीच जाने का एकदम भी मन नहीं था। शायद एडिलेड अब तक अपनी बचपन की बात भुला नहीं पाई थी जहां उसने खुद की हमशक्ल को देखा था और वो आज तक सांता क्रूज बीच पे जाने से डर रही थी। गेव किसी तरह एडिलेड को मना लेते हैं और विल्सन परिवार सांता क्रूज बीच पे अपनी हॉलीडेज़ मनाने जाते हैं। बीच पे हम व्यूअर्स गेव के फ्रेंड जॉश को भी देखते हैं और जॉश की बीवी का नाम किटी था। इन दोनों की ट्विन डॉटर्स थी और ये सभी लोग बीच पे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। गेव अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए एक बोट परचेज़ करता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि यहाँ सभी लोग एकदम चिल मूड में थे। तो बीच पे खेलते खेलते जेसन कुछ दूर भटक जाता है जहां वो भी ठीक उसी मिरर हाउस के करीब पहुंचता है जहां बचपन में एडिलेड गई थी। जेसन वहां बाहर एक इंसान को अजीब से पोजीशन में खड़ा देखता है और इस इंसान ने रेड जंप सूट पहन रखा था। इस इंसान के हाथों से खून टपक रहा था और ये सब देख जेसन फ़ौरन ही अपने फैमिली की तरफ वापस आने लगता है। दूसरी तरफ एडिलेड अपने बेटे को ढूंढ रही थी और जेसन को अपनी तरफ आता देख एडिलेड एकदम एब नॉर्मल बिहेव करती है, मानो वो किसी अनजान बात से डरी हुई थी। जेसन भी अपने परिवार को उस अनजान रेड ड्रेस वाले इंसान के बारे में कुछ नहीं बताता है, लेकिन वो उसकी एक ड्राइंग ज़रूर बनाता है। एनीवेज, विल्सन परिवार रात होते वापस अपने बीच हाउस में आती है जहां एडिलेड गेव को अपनी बचपन की वो कहानी सुनाती है जिसमें उसने खुद के हमशक्ल को देखा था। एडिलेड का कहना था कि वो आज तक अपनी उस हमशक्ल से डरती है क्योंकि शायद वो एडिलेड का पीछा कर रही होगी। अब ऑब्वियसली इन बातों को गेब काफ़ी हल्के में लेता है, लेकिन तभी हम व्यूअर्स 4 लोगों को इनके बीच हाउस के बाहर खड़े देखते हैं। गेब इन अनजान लोगों को डराकर भगाने की कोशिश करता है और एडिलेड पुलिस को फ़ोन मिलाती है हु वर 14 मिनट्स अवे, लेकिन ये 4 अनजान लोग तब तक इस फैमिली पे अटैक करके इनके घर के अंदर घुस जाते हैं। नाउ हियर कम्स द स्केरी पार्ट जहां हम व्यूअर्स इन 4 अनजान लोगों की शक्ल देख पाते हैं और ये लोग विल्सन फैमिली के डॉपलगैंगर्स थे। जी हाँ दोस्तों, एडिलेड के डॉपलगैंगर का नाम रेड था, जेसन के डॉपलगैंगर का नाम प्लूटो, गेब का डॉपलगैंगर का नाम अब्राहम था और जोरा के डॉपलगैंगर का नाम अम्ब्रे था। इन सभी डॉपलगैंगर्स में एक रेड ही थी जो बहुत ही अजीब तरह से बोल पा रही थी क्योंकि बाकी लोग को शायद बोलना तक नहीं आता था। रेड एक कहानी सुनाती है जिसमें देयर वॉज ए गर्ल और उस गर्ल की एक शैडो थी।
गर्ल को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने मिले, लेकिन उसकी शैडो को नुकीले खिलौने से खेलना पड़ा, जिससे उसकी हाथ कट गई। गर्ल बहुत ही टेस्टी फूड खाया करती थी, लेकिन उसकी शैडो खरगोश के कच्चे मांस खाती थी। गर्ल बड़ी होकर एक खूबसूरत नौजवान से शादी कर ली, जिसे वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी शैडो को बिना मर्जी के सिमिलर इंसान से शादी करनी पड़ी, जिसे वो प्यार तक नहीं करती थी। गर्ल को 2 प्यारे बच्चे हुए, लेकिन उसके शैडो के बच्चे मॉन्स्टर्स की तरह थे। इस कहानी को सुनाने के बाद सारे डॉपलगैंगर्स अपने सेम शक्ल वालों को मारने के लिए अलग अलग जगह ले जाते हैं। लाइक अब्राहम गेब को घर के बाहर ले जाता है, अम्ब्रे जोरा को भागने बोलकर उसका पीछा करती है, प्लूटो जेसन के साथ एक क्लोजेट के अंदर जाता है और रेड एडलेड को घर में हथकड़ियाँ पहना देती है। अब्राहम और गेब के बीच हाथापाई होती है, जिसमें गेब किसी तरह अपने डॉपलगैंगर को हरा देता है और जोरा किसी तरह अम्ब्रे से दूर भागती है। प्लूटो जेसन के एक्शंस को हूबहू कॉपी करता था और जेसन उसे एक मैजिक ट्रिक दिखाकर क्लोजेट में बंद कर देता है। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि प्लूटो की शक्ल जली हुई थी और क्लोजेट में बंद होने के कारण वो अजीब सी ग्रंटिंग नॉइज़ निकाल रहा था। रेड प्लूटो को देखने जाती है और तब तक एडलेड अपने बेटे जेसन के साथ यहाँ से भाग जाती है। भागकर विल्सन परिवार के लोग कोस्ट लाइन पे पहुँचते हैं, जहाँ गेव अपनी बोट लेकर आया था और ये परिवार इस बोट पे बैठकर भाग जाती है। भागकर ये लोग सीधा जॉस और किटी के घर पहुंचते हैं, जहां दे रियलाइज़ कि शहर में सभी लोग के डॉपलगैंगर्स आ गए हैं और वो ओरिजिनल लोग को जान से मार रहे हैं। जॉस, किटी और उनकी डॉटर्स भी अपने डॉपलगैंगर्स द्वारा मारे जा चुके हैं और ये डॉपलगैंगर्स विल्सन परिवार पे भी अटैक करते हैं। विल्सन्स इन्हें मार गिराते हैं और घर में न्यूज़ ऑन करने पे इन्हें पता चलता है कि डॉपलगैंगर्स ने पूरी शहर में तबाही मचा रखी है और ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के काइंड ऑफ एक लाइन बना रहे हैं। ये लोग खुद को द थर्ड बुला रहे हैं और रिपोर्टर का मानना था कि ये सब काइंड ऑफ प्रोटेस्ट है बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। इन सभी ने एक लाल जंपसूट पहन रखा था और इन सभी के हाथ में एक सिजर है। अब दोस्तों, ये लोग कौन हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में ज़रूर मिलेगा। एनीवेज, हम व्यूअर्स विल्सन फैमिली को जॉस की कार लेकर यहाँ से भागते देखते हैं, जब उन्हें रास्ते में अम्ब्रे दिखती है। जोरा कार को अम्ब्रे के ऊपर चढ़ा देने की सोचती है, लेकिन अम्ब्रे किसी तरह कार के छत पे आकर इन पे हमला कर देती है। विल्सन इस हमले से बचते हुए अम्ब्रे को मार गिराते हैं और वो सीधा सेंटा क्रूज बोर्ड वॉक की तरफ जाते हैं। बोर्ड वॉक पहुँचने पर उन्हें अपनी ही कार जलती हुई दिखती है और वो लोग यहाँ प्लूटो को भी देखते हैं। अब इससे पहले प्लूटो इन पे हमला करता, जेसन बाहर आकर अपनी स्टेप्स पीछे लेने लगता है। नाउ एज वी ऑल नो, प्लूटो जेसन की स्टेप्स को कॉपी करता था। प्लूटो भी जेसन की तरफ पीछे चलने लगता है और चलते चलते प्लूटो उस जल रही कार की आग की लपेटों में आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मीनवाइल रेड यहाँ आती है और वो जेसन को किडनैप करके भाग जाती है। तो जेसन के गायब होने के बाद एडलेड वापस से सेंटा क्रूज बीच के मिरर हाउस में जाती है, जहां उसने बचपन में अपनी डॉपलगैंगर को देखा था। इस मिरर हाउस में एडलेड को एक सीक्रेट डोर मिलता है और इस डोर के अंदर एक बड़ी सी एस्केलेटर थी। एस्केलेटर से नीचे जाने के बाद एडलेड एक अंडरग्राउंड टनल में पहुंच जाती है, जहां उसे ढेर सारे रैबिट्स दिखते हैं। एडलेड इस टनल के एक रूम में जाती है, जहां उसे रेड दिखती है। रेड बताती है कि कई साल पहले गवर्नमेंट ने इन टनल्स के अंदर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसका नाम था द टेथर्ड। इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट सरफेस पर रह रहे लोगों की क्लोन्स बनाने में कामयाब हो गए थे और ऐसा करने के पीछे का मकसद था क्लोन्स द्वारा सरफेस पीपल को कंट्रोल कर पाना। सबसे पहले क्लोनिंग की एक्सपेरिमेंट्स रैबिट्स पे करी गई थी और वहाँ सक्सेस मिलते ही गवर्नमेंट ने इंसानों के क्लोन्स भी बना दिए। अब दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि साइंटिस्ट्स क्लोन्स तो बना पाए, लेकिन वो इंसानों की सोल यानी आत्मा को नहीं बना पाए। इस वजह से ये क्लोन्स किसी काम के नहीं थे और वो टेथर्ड होने की वजह से सिर्फ सरफेस पीपल की नकल करते रहते थे। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अबैंडन यानी कि बिल्कुल ही बहिष्कृत या छोड़ दिया और ये क्लोन्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंडरग्राउंड टनल्स में हमेशा हमेशा के लिए सड़ते रहे। ये लोग सरफेस पीपल की एक्टिविटीज़ को कॉपी करते थे, सेम वे में ब्रीड करते थे, सेम इंसान से शादी करते थे एंड फॉर फूड ये लोग रैबिट्स के कच्चे मांस को खाते थे। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रैबिट्स आपस में काफ़ी जल्दी ब्रीड करते हैं और यही वजह है कि इन क्लोन्स को हमेशा पर्याप्त खाना मिलता था, ऑल्दो इट वाज ए रॉ मीट।
रेड बताती है कि वो इन सभी क्लोन से अलग थी और यही वजह है कि वो थोड़ी अजीब सी आवाज़ में बोल सकती थी, जबकि ये सारे क्लोन्स बोल नहीं सकते थे और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ये एक ग्रंटिंग टाइप की साउंड निकालते थे। रेड इन सभी क्लोन्स की लीडर बन के सामने आई थी। ये सब रेड को तब पता चला जब एक रात सरफेस पे रह रही एडिलेड का डांस कंपटीशन था और नीचे उसकी डॉपलगैंगर भी सेम तरह से डांस कर पा रही थी, जिसे देखकर सारे क्लोन्स वेर इन शॉक। क्लोन समझ चुके थे कि रेड वॉज क्वाइट डिफरेंट और रेड इन डॉपलगैंगर्स को अपने रियल वन से अनटेथर करना सिखा पाई, जिससे वो एक आर्मी बनाकर सरफेस पीपल पे हमला कर सके। अब दोस्तों, रेड बाकी क्लोन से अलग क्यों थी, इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा राज है। एनीवेज, मूविंग फर्दर इनटू द स्टोरी, हम जो एडिलेड और रेड को आपस में लड़ते देखते हैं और इस लड़ाई में एडिलेड किसी तरह रेड को मार पाती है। एडिलेड को वहाँ अपना बेटा जेसन भी मिल जाता है और वो उसे लेकर वापस सरफेस पे आती है। विल्सन परिवार फ़ौरन ही एक एम्बुलेंस में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं जब हम व्यूअर्स के सामने एक बहुत ही बड़ी ट्विस्ट आती है। यहाँ सीन चेंज होकर 1986 के उस रात की आती है जब छोटी एडिलेड ने पहली बार अपनी डॉपलगैंगर को बचपन में देखा था। एडिलेड की क्लोन ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था और फिर वो एडिलेड को घसीट कर अंडरग्राउंड ले गई। इस क्लोन ने एडिलेड के कपड़े पहन लिए और फिर वो रियल एडिलेड को अंडरग्राउंड टनल में छोड़कर खुद सरफेस पे आ गई थी। जी हाँ दोस्तों, रियल एडिलेड बचपन से आज तक अंडरग्राउंड टनल में फंसी रही और उसकी क्लोन सरफेस पे आकर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी। यही वजह है कि 1986 यानी 1986 में बीच पे अपने पेरेंट्स को मिलने के बाद एडिलेड कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि वो एडिलेड नहीं बल्कि उसकी क्लोन थी और उसे बोलना आता ही नहीं था। सरफेस पर रहकर इस क्लोन ने आम इंसान की तरह रहना, बोलना, हंसना, रोना और सब कुछ सीख लिया और उसे ये बात पता थी कि नीचे अंडरग्राउंड में कई क्लोन्स हैं। इसी वजह से एडिलेड वापस सेंटा क्रूज बीच पे आना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रियल एडिलेड सरफेस पे आकर उस पर हमला ना कर दे। इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम क्लोन्स को एक सही ज़िंदगी देते हैं सरफेस पे, तो वो लोग भी हमारी तरह हर काम कर सकते हैं, हमारे साथ घुल मिल सकते हैं, हालांकि उनके अंदर सोल नहीं होगा। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स ये बात भी समझ पाते हैं कि रेड बाकी क्लोन से अलग क्यों थी, क्योंकि वो क्लोन थी ही नहीं। रेड तो एक्चुअल में रियल एडिलेड थी, जिसे उसके क्लोन ने बचपन में ही अंडरग्राउंड छोड़ दिया था। यही वजह है कि रेड डांस कर पाती थी और वो बोल भी पाती थी। रियल एडिलेड को हमेशा से पता था कि सरफेस पे एक अच्छी दुनिया है और वो इन क्लोन्स की आर्मी बनाने में लग गई। नाउ एज वी ऑल नो, जिसके पास आवाज़ है वही लीडर हो सकता है और इसलिए ये सारे क्लोन्स रियल एडिलेड को अपना लीडर मानने लगे और कई सालों तक प्लानिंग करने के बाद रियल एडिलेड इन सारे क्लोन्स की मदद से सरफेस वर्ल्ड पे अटैक कर दी। बाकी क्लोन्स अपने रियल वंस को बहुत जल्द ही मार दे रहे थे, लेकिन रियल एडिलेड अपनी क्लोन को उसकी मिस्टेक रियलाइज़ करवाना चाहती थी। बट फिर भी अंत में तो क्लोन ने ही रियल एडिलेड को जान से मार ही डाला। मूवी के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स इस क्लोन को स्माइल करते देखते हैं और जेसन अपनी माँ की तरफ इस प्रकार देख रहा था मानो वो इन चीज़ों को समझ गया है। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।